ये है अफ्रीका, 54 कंट्रीज के साथ पाया जाने वाला दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट। इन तमाम कंट्रीज में सबसे बड़ा अल्जीरिया है, जिसने कॉन्टिनेंट के 7% टेरिटरी को घेरा हुआ है। अफ्रीका तकरीबन बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। पूरी दुनिया के 30% नेचुरल रिसोर्सेज अफ्रीका में पाए जाते हैं। दुनिया की 8% गैस, 12% ऑयल, 40% गोल्ड और 90% प्लेटिनम और क्रोमियम अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसके अलावा कोबाल्ट और डायमंड और यूरेनियम का बहुत बड़ा हिस्सा भी अफ्रीका में पाया जाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत सारी ज़मीन फर्टाइल है, यहाँ तक कि हम सोच भी नहीं सकते कि इस बदकिस्मत ज़मीन के नीचे कितने रिजर्व्स दबे पड़े हैं। मगर ये सब होने के बावजूद अफ्रीका तमाम कॉन्टिनेंट्स में गरीब है, यहाँ तक कि 40% पॉपुलेशन शदीद गुर्बत का शिकार है। लेकिन ऐसा क्यों है? अफ्रीका इतना सब होने के बावजूद सिर्फ गरीबी, बदअमनी और करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जाना जाता है। आमतौर पर लोगों का यही कहना है कि इस सब की वजह वेस्टर्न कंट्रीज का अपने एडवांटेज के लिए अफ्रीका को एक्सप्लॉइट करना और फिर अफ्रीकन लोगों में बहुत ज़्यादा करप्शन का होना है। मगर हकीकत सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि अफ्रीका की जियोग्राफी का भी अफ्रीका की बदहाली में बहुत बड़ा हाथ है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से अफ्रीका का ये हाल है। ये सब हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हकीकत है कि अफ्रीका को इस हाल में पहुंचाने में वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत बड़ा हाथ है। तकरीबन 1 सेंचुरी तक अफ्रीका फ्रेंच और ब्रिटेन का हिस्सा रहा है। इन दोनों ने अफ्रीका के बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। 19वीं सेंचुरी में बहुत सारे फिजिकली स्ट्रॉन्ग अफ्रीकन्स को गुलाम बनाकर यूरोप ले जाया गया। इस तरह बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज की आपस में अफ्रीका को अपने नाम करने की कई टेंशंस रही हैं। अफ्रीका के गोल्ड और डायमंड्स को हासिल करने के लिए कई अफ्रीकन लोगों को गुलाम बनाया गया। बहुत सारे लोगों को बगैर किसी खौफ के बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। इस तरह पेट्रोलियम कंपनी शेल ने जो अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया में किया, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी फूड सप्लाई करने वाली कंपनी कारगिल ने भी अफ्रीका में बच्चों के साथ जो जुल्म की कई दास्तानें कायम की, उसमें कोई शक नहीं। वेस्टर्न कंट्रीज ने अफ्रीका को बहुत नुकसान पहुंचाया है, मगर ये सब एक्सप्लॉयटेशन तो ब्रिटिश एम्पायर ने सब कॉन्टिनेंट में भी की, सिंगापुर में भी की, मगर ये सारी कंट्रीज अफ्रीका से कई हिस्से आगे निकल चुकी हैं। अब हम बात करेंगे अफ्रीका की जियोग्राफिक प्रॉब्लम्स की। दुनिया का 80% ट्रेड समुद्रों के जरिए होता है, इसलिए किसी भी कंट्री या कॉन्टिनेंट का कोस्ट लाइन का होना बहुत ज़रूरी होता है। कोस्ट लाइन उसी ज़मीनी हिस्से को कहते हैं जो समंदर के साथ होता है। इस तरह मैप में तो अफ्रीका की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी मालूम होती है, क्योंकि इसको हर तरफ से समंदर लगता है। मगर बदकिस्मती से अफ्रीका की मेजॉरिटी कोस्ट लाइन इस काबिल नहीं कि यहाँ पर सी पोर्ट्स बनाए जाएं, और इसलिए इस कोस्ट लाइन का बहुत थोड़ा हिस्सा सी ट्रेड से कनेक्टेड है। अगर हम यूरोप की बात करें तो वह अफ्रीका से छोटा है, मगर उसकी कोस्ट लाइन अफ्रीका से ज़्यादा है, और दुनिया का 40% सी ट्रेड यूरोप के कंट्रोल में है। इस तरह अफ्रीका का एक ही दरिया यानी नाइल रिवर है जिसके अंदर कार्गो शिप्स चल सकती हैं। बाकी अफ्रीका में कोई खुला और नेविगेबल रिवर नहीं है जिसके अंदर कार्गो शिप्स चलाई जा सके। इसी वजह से अफ्रीका में ट्रेड को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इन तमाम चीज़ों के अलावा अफ्रीका को फाइनेंशियली तौर पर बहुत सारा नुकसान पहुंचाने में समुद्री लुटेरों का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिनको इंग्लिश में पायरेट्स कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये सारा एरिया कार्गो और कमर्शियल शिप्स के लिए दुनिया में सबसे ख़तरनाक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ हर तरफ यही अफ्रीकन पायरेट्स हैं जो हर वक्त यहाँ से गुजरने वाली शिप्स और टैंकर्स पर हमला करते रहते हैं। और इसीलिए यहाँ जिबूटी में बहुत सारी कंट्रीज ने मिलिट्री बेसिस बना ली हैं ताकि इस ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन बाकी के इस सारे ईस्टर्न अफ्रीका में किसी भी कंट्री की कोई मिलिट्री बेस नहीं, जिसकी वजह से सोमालियन पायरेट्स का यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। इस तरह वेस्टर्न अफ्रीका भी समुद्री लुटेरों की वजह से सेफ नहीं है। अक्टूबर 2013 में यहाँ नाइजीरिया में एक दफ़ा समुद्री डाकुओं ने एक ऑयल टैंकर पर अटैक किया और तमाम अमेरिकन स्टाफ को किडनैप कर लिया गया। सारे बैरल्स को लूट लिया गया और अपनी तमाम डिमांड्स पूरी करवाने के बाद शिप के इस स्टाफ को छोड़ दिया गया। अब चूंकि यहाँ पर इस तरह के अटैक्स होते रहते हैं, इसलिए कोस्ट लाइन पर इन अटैक्स की वजह से अफ्रीका की ट्रेड पर बहुत सारा साइड इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से अफ्रीका अपनी इकॉनमी को ख़त्म होते हुए देखता रहता है। अफ्रीका का ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी अफ्रीकन लोगों को गुर्बत की चक्की में पीस रहा है। ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर की वजह से लोग सही से काम भी नहीं कर पाते।
جس کی وجہ سے ملیریا جیسی ڈیزیز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں نارتھ افریقہ میں دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ یعنی سہارا ڈیزرٹ بھی پایا جاتا ہے۔ ایگریکلچر کے لیے زمین بھی کم پڑ جاتی ہے اور یہاں پر بہت ساری مسلم کمیونٹیز رہتی ہیں۔ پانی کی کمی کی وجہ سے یہاں پر ہیومن سیٹلمنٹس اور اکنامک ایکٹیویٹیز پر کافی برا اثر بھی پڑتا ہے، جبکہ یہاں ساؤتھ میں کافی زرخیز زمین اور گھنے جنگلات ہیں اور یہاں پر کرسچنز آباد ہیں۔ برٹشرز کی پالیسیز کی وجہ سے ان لوگوں میں کافی ٹینشنز رہتی ہیں۔ افریقہ میں بہت سارا ماؤنٹینیس خطہ بھی پایا جاتا ہے جہاں اونچے اونچے پہاڑ موجود ہیں، جن کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہمیشہ سے گمنام رہی ہے۔ انہی کی وجہ سے ایک ریجن سے دوسرے ریجن تک جانا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں صدرن افریقہ میں کافی زمینی کٹاؤ بھی پایا جاتا ہے، جہاں ہاؤسنگ اور انفراسٹرکچر کا کام امپاسبل ہے۔ پانی کی قلت کی وجہ سے ایگریکلچر اور فورسٹ کی پروڈکشن بھی کافی لو ہو جاتی ہے۔ مسلمز اور کرسچینز میں ایک بارڈر جو برٹشرز نے بنایا تھا، افریقہ میں 60 سال سے سیول وار کی وجہ بن رہا ہے۔ ویسے تو افریقہ میں بہت سارے نیچرل ریسورسز پائے جاتے ہیں جیسا کہ آئل اور گیس، تاہم ان ریسورسز کی جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن ان کی ٹرانسپورٹیشن، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور اکنامک گروتھ کے لیے کافی طرح کی مشکلات کریٹ کرتی ہیں۔ لیکن اس افریقہ میں ایک کنٹری ہے جو دن بدن اپنی ترقی کے لیے کام کر رہا ہے، جس کا نام ہے بوٹسوانا۔ بوٹسوانا ڈائمنڈ کی مائننگ پر کام آسان کر چکا ہے، جس کے ذریعے یہ کنٹری اپنی اکانومی کافی حد تک بڑھا رہا ہے۔ بوٹسوانا 200 میگا واٹ جیسے پروجیکٹس کے ساتھ سولر پاور کے لیے انویسٹ کر رہا ہے، جس سے ملک میں کاربن فٹ پرنٹ میں کمی آئے گی اور کافی حد تک انرجی بڑھے گی۔ بوٹسوانا گورنمنٹ نے 2030 تک رینیویبل انرجی کی پروڈکشن کا 15% ٹارگٹ رکھا ہے۔ بوٹسوانا میں لٹریسی لیول 99% ہے، جس کی وجہ سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے بعد ورلڈ بینک بھی کافی ایریاز میں بوٹسوانا کی پبلک کے لیے صاف پانی تک ایکسیس کے لیے کافی ایفرٹس کر رہا ہے۔ اس وجہ سے بوٹسوانا آج افریقہ کا سب سے امیر کنٹری ہے۔ بوٹسوانا بھی باقی افریقن کنٹریز کی طرح 1966 میں برٹین کی غلامی سے آزاد ہوا، مگر جہاں افریقہ کی باقی کنٹریز غربت کا شکار ہیں، وہیں بوٹسوانا کی جی ڈی پی میکسیکو اور کوسٹا ریکا کے برابر ہے۔ اس طرح افریقہ کی دوسری کنٹریز کو بھی بوٹسوانا سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ٹریڈیشنل انڈسٹریز جیسا کہ ایگریکلچر اور مائننگ کو فروغ دیا جائے تاکہ اکانومی سٹرونگ ہو۔ لٹریسی کے لیے بھی ایجوکیشن پر کافی حد تک دھیان دیا جائے، جس کے بعد ان کی سکلز ٹریننگ اور ہیلتھ کا خیال رکھا جائے۔ باہر سے کنٹریز کو انویسٹمنٹ کے لیے انوائٹ کیا جائے اور مختلف ایگریمنٹس کے ذریعے انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کیا جائے تاکہ روڈز، پورٹس اور انرجی سسٹمز کی مقدار کو بڑھایا جائے۔ ریجنل ٹریڈ کے لیے ایگریمنٹس کیے جائیں تاکہ اکنامک گروتھ کو بوسٹ کیا جا سکے۔ ابھی ریسنٹلی چائنا اور رشیا کے افریقہ میں آنے سے کچھ اچھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہے اور اس کے بعد شاید افریقہ بہت ہی امپورٹنٹ جیو پولیٹیکل کانٹیننٹ بن جائے۔ اس طرح افریقہ کو اپنی پروگرس کے لیے کافی سٹرگل کرنی چاہیے تاکہ یہ بھی باقی کانٹیننٹس کی طرح اپنی ٹریڈ بڑھا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔